नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मई 9 पर। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत की दिन भर की बड़ी खबरें बताते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी चर्चा होती है, उसकी वजह भी हम जानते हैं और आखिर में आपको उन ट्रिगर्स के बारे में बताते हैं जिन पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहती है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल की पहली खबर। नोएडा की ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी SAMIL ने मंगलवार 4 जुलाई को होंडा मोटर की कंपोनेंट बनाने वाली सब्सिडरी कंपनी याचियो इंडस्ट्री कंपनी का 81% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों में 1059 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। SAMIL के मुताबिक यह सौदा वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। याचियो पिकअप ट्रक्स के लिए सनरूफ सिस्टम्स और फ्यूल टैंक्स के साथ साथ बम्पर्स और रियर साइड विंडोज जैसे एक्सटीरियर रेजिन पार्ट्स बनाती है। SAMIL की ओर से ये 2023 का दूसरा ग्लोबल अधिग्रहण है। इससे पहले फरवरी में SAMIL ने 4790 करोड़ रुपए में SAS ऑटो सिस्टम टेक्निक को खरीदने की घोषणा भी की थी। इस अधिग्रहण की घोषणा के चलते SAMIL का शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 93 रुपये 65 पैसे का 52 वीक हाई भी टच किया था। दूसरी खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI से कहा है कि दोनों एयरलाइंस के विलय के बाद एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा पर खराब असर नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कि कंपटीशन कमीशन ने इन दोनों एयरलाइन कंपनियों को विलय के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के 47वें एपिसोड में जानकारी दी थी। कंपटीशन कमीशन को शक है कि एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के बाद घरेलू एविएशन सेक्टर में एयरलाइन कंपनियों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कम होने की आशंका है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये नोटिस भेजा गया था। तीसरी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल की पेमेंट पॉलिसी के खिलाफ स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब स्ट्रीमिंग और ई पब्लिशिंग क्षेत्र की 4 और कंपनियों ने भी मद्रास हाईकोर्ट में गूगल पेमेंट सिस्टम के खिलाफ याचिका दायर की है। इन 4 कंपनियों में स्ट्रीमिंग प्लेयर ऑल्ट, ऑडियो बुक पोर्टल प्रतिलिपि, आर्ट एंड डिजाइन प्लेटफॉर्म क्राफ्टो और तमिल पब्लिशर आनंद विकातन के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने गूगल के उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें गूगल ने कंपनी को कहा था कि या तो नए पेमेंट सिस्टम को अपनाएं या उसके प्ले स्टोर से हटाए जाने का जोखिम उठाएं। इससे पहले मैट्रिमोनी.com, शादी.com, अनअकैडमी, कुकू FM और ट्रूली मैडली ने भी गूगल के इस नोटिस के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चौथी खबर, माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता की इलेक्ट्रो स्टील्स यानी ESL स्टील को बेचने की योजना को ठंडा रिस्पांस मिल सकता है। ESL स्टील से जुड़े एनवायरमेंटल इश्यूज यानी पर्यावरण की दिक्कतों के चलते दिग्गज स्टील कंपनियां इस कंपनी के लिए बोली लगाने से दूर रह सकती हैं। इस कंपनी का टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और आर्सेनल निप्पॉन स्टील इंडिया समेत कई अन्य निवेशकों ने आंकलन किया था, पर विशेषज्ञों के मुताबिक इस कंपनी से जुड़ी पर्यावरण दिक्कतों और बढ़ते घाटे के चलते कंपनियां बोली लगाने से दूर रह सकती हैं। आपको बता दें कि ESL स्टील पर 2012 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इस कंपनी को झारखंड के सिंहभूम जिले में फॉरेस्ट लैंड के डायवर्जन से जुड़ी मंजूरी मिली थी और ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है। पांचवी खबर, लंबे समय से अटके पड़े होटल कारोबार के डीमर्जर के प्रस्ताव को ITC अंतिम रूप देने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार ITC इस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स पर भी काम कर रही है, पर डीमर्जर की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान ITC ने इस प्रस्ताव को टाल दिया था। इन विकल्पों में होटल कारोबार की लिस्टिंग का विकल्प भी शामिल है। इन खबरों के चलते ITC के शेयर ने बुधवार को 480 रुपये 65 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था, क्योंकि इस साल शेयर 40% और एक साल में 60% से ज्यादा चढ़ चुका है। पर ब्रोकर्स का मानना है कि मौजूदा स्तर से भी करीब 30% के आसपास की अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जेफरीज ने इस शेयर पर बुल केस में 620 रुपये का लक्ष्य दिया है, जो कि 5 जुलाई की 475 रुपये की क्लोजिंग से करीब 30% ऊपर है। छठी खबर, अप्रैल जून यानी वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में कॉफी डे एंटरप्राइजेस ने कुल 440 करोड़ रुपए के आसपास के भुगतान पर डिफॉल्ट किया है। इस कंपनी पर कुल 465 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जिसमें छोटी और लंबी अवधि दोनों का कर्ज शामिल है। 465 करोड़ रुपए के इस कर्ज में करीब 220 करोड़ रुपए के लोन्स या बैंकों और वित्तीय संस्थानों का बकाया है और करीब 245 करोड़ रुपए की देनदारी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यानी NCDs और नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के चलते हैं। इस कंपनी की एसेट बिक्री के जरिए कर्ज घटाने की कोशिश चल रही है और जुलाई 2019 की तुलना में इस कंपनी के कर्ज में काफी कमी देखने को मिली है। मार्च 2020 में इस कंपनी ने ब्लैकस्टोन ग्रुप को टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क बेचने के बाद अपने 13 लेंडर्स को
1644 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान की घोषणा की थी। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी साथ ही साथ समझते हुए चलते हैं। पहली खबर, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर 1 जुलाई से लागू हो चुका है, पर एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों से 13 जुलाई से हटेंगे, यानी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। इस संदर्भ में एनएसई की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक एनएसई इंडाइसिस की इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी ने 13 जुलाई से निफ्टी 50 इंडेक्स में एचडीएफसी लिमिटेड की जगह एलटीआई माइंट्री को शामिल करने का फैसला लिया है। इसी तरह निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में एचडीएफसी की जगह जिंदल स्टील एंड पावर यानी जेएसपीएल का शेयर और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में एलटीआई माइंट्री का शेयर शामिल होगा। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा को एचडीएफसी की जगह निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में एचडीएफसी की जगह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को मिल जाएगी। साथ ही फिनिक्स मिल्स को निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स में और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को एचडीएफसी की जगह निफ्टी कोर इंडेक्स में शुमार किया जा रहा है। इस खबर के चलते एलटीआई माइंट्री में हल्की गिरावट देखने को मिली, पर जीएसपीएल के शेयर में करीब 2.5% की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। दूसरी खबर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर के शेयर में बुधवार को 18% तक का बड़ा उछाल दर्ज किया गया। इंट्राडे में इस शेयर ने 183 रुपये 70 पैसे तक का उछाल देखा गया था, जो कि शेयर का 5 साल का उच्चतम स्तर है। इसकी वजह है कंपनी को मिला 903 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर, जिसके तहत स्मार्ट मीटर्स की सप्लाई की जाएगी। इस ऑर्डर की वजह से 2 दिन में शेयर 40% से ज्यादा का उछाल दर्ज कर चुका है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इस नए ऑर्डर के बाद कंपनी की बकाया ऑर्डर बुक यानी कि पेंडिंग ऑर्डर बुक बढ़कर 2250 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो कि कंपनी की वित्त वर्ष 2023 की कुल बिक्री के करीब 2 गुना के बराबर है। आपको बता दें कि इस कंपनी का घरेलू मीटर्स मार्केट में करीब 20% का मार्केट शेयर है और 1 करोड़ 10 लाख मीटर्स बनाने की सालाना क्षमता है। तीसरी खबर, फार्मा कारोबार से जुड़ी कंपनी स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर में बुधवार को 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। कारोबारी सत्र के दौरान शेयर ने 448 रुपये 70 पैसे का निचला स्तर छुआ था। दरअसल ये गिरावट आई है स्ट्राइड्स फार्मा की सब्सिडरी कंपनी की ओर से की गई डील की घोषणा के बाद। स्ट्राइड्स फार्मा की बायोलॉजिक्स कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी स्टेलिस बायोफार्मा ने बेंगलुरु की यूनिट 3 को बेचने के लिए करार किया है। ये सौदा बायोकॉन की सहयोगी कंपनी सिंजीन के साथ किया गया है, जिसकी वैल्यू 702 करोड़ रुपए तय की गई है। सिंजीन के मुताबिक इस डील से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में हल्की कमी देखने को मिलेगी, पर वित्त वर्ष 2027 से यह प्लांट मुनाफे में योगदान देना शुरू कर देगा। इस डील के बाद स्ट्राइड्स फार्मा के विपरीत सिंजीन के शेयर में करीब 2% की बढ़त देखने को मिली। चौथी खबर, निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक के शेयर में बुधवार को 6.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान इस शेयर ने 216 रुपये 10 पैसे का निचला स्तर भी छुआ था। हालांकि क्लोजिंग करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 225 रुपये के स्तर के आसपास देखने को मिली। इस गिरावट का कारण है बैंक के सीएफओ का इस्तीफा। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक के सीएफओ सुनील समदनी ने 3 जुलाई को ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि वो 30 सितंबर 2023 तक बैंक के साथ बने रहेंगे। इसके अलावा बैंक के पहले तिमाही के बिजनेस अपडेट्स भी जारी हुए हैं, जो कि सुस्त रहे हैं। पहली तिमाही में बैंक की लोन बुक में साल दर साल करीब 6.25% और कुल डिपॉजिट में करीब 17.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान बैंक के कासा 2.8% बढ़े हैं और कासा रेशो 36% रही है, जो पिछले साल 43.2% रही थी। पर दोनों डेवलपमेंट्स के बावजूद ब्रोकर्स का बैंक पर भरोसा अभी भी बरकरार है। जेफरीज ने 340 रुपये के लक्ष्य के साथ शेयर में खरीदारी करने की राय दी है। वहीं नोमुरा ने भी खरीदारी की सलाह को बरकरार रखा है और शेयर के लिए 325 रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। पांचवी खबर, स्मार्ट मीटर्स बनाने वाली कंपनी जीएनएस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में बुधवार 5 जुलाई को 20% का ऊपरी सर्किट लग गया। शेयर करीब 9% की बढ़त के साथ खुला था, पर क्लोजिंग 169 रुपये 5 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। मंगलवार को शेयर एक बड़े ऑर्डर के चलते फोकस में था और बुधवार को तेजी इसलिए आई क्योंकि इस कंपनी ने सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी की सहयोगी कंपनी के साथ एक करार किया है। ये करार स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जेवी कंपनी बनाने के तहत किया गया है। इस जेवी कंपनी में जीआईसी का 74% हिस्सा होगा और इस प्लेटफॉर्म में कंट्रोलिंग राइट्स भी होंगे, जबकि जेएनएस पावर के पास बाकी बचा 26% हिस्सा होगा। इस प्लेटफॉर्म का स्मार्ट मीटर्स के लिए जेएनएस पावर के साथ एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगा और जीआईसी इस जेवी में $2 अरब का शुरुआती निवेश करेगी।
इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है इस शो को समेटने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि गुरुवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 5 जुलाई की बात करें तो ग्लोबल ट्रिगर्स में फेड बैठक के मिनट्स जारी हुए हैं, उसका क्या असर होता है यूएस के मार्केट्स पर और दुनिया भर के मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आईपीओ मार्केट की जहां तक बात है तो सेंको गोल्ड इसके आईपीओ का तीसरा दिन है। दूसरे दिन 5 बजे तक ये आईपीओ करीब 2.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, जिसका प्राइस बैंड 301 रुपये से 317 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही 6 जुलाई की जहां तक बात है तो पहली तिमाही के नतीजों का आगाज भी हो जाएगा। जीएम ब्रिवरीज ये कंपनी है जिसके सबसे पहले नतीजे आते हुए दिखेंगे। 6 जुलाई की जहां तक बात है तो जी एंटरटेनमेंट का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि जी सोनी मर्जर पर एनसीएलटी में सुनवाई होने वाली है। साथ ही बीएसई के शेयर में भी देखना होगा किस तरह के मूव्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस कंपनी का एक्सचेंज का बोर्ड बायबैक के ऊपर विचार करने वाला है। 2019 में इस एक्सचेंज ने 680 रुपये प्रति शेयर के भाव पर टेंडर रूट के जरिए बायबैक को मंजूरी दी थी। इस बार क्या भाव आता है, क्या मंजूरी दी जाती है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदानी ग्रीन एनर्जी भी फोकस में रहेगा, इनकी बोर्ड बैठक होने वाली, जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इस एपिसोड के जरिए आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ दमदार एक्शन वाले शेयरों की भी जानकारी मिली होगी। तो गुरुवार 6 जुलाई को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।